हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं चार्ल्स लैम्ब। हम चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफी शॉर्ट में करेंगे, ब्रीफ में इसे डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ इनके वर्क जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से टीजीटी में भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में जिस किसी भी राइटर ने कुछ कहा है या कोई वर्क लिखा है तो उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में लिए जाते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ने भी अपना ही कोई ऐसा वर्क लिया है, तो इसलिए ये हमारे चार्ल्स लैम्ब वैसे तो पीजीटी के सिलेबस के हैं, लेकिन ये टीजीटी में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रोमांटिक एज के राइटर हैं। हमने रोमांटिक एज के अब तक 4 राइटर इस चार्ल्स लैम्ब को मिलाकर कवर किए हैं, और 4 रोमांटिक एज से पीजीटी के एग्जाम में 4 राइटर ही पूछे जाते हैं: विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीवी शेली और चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म हुआ था वो 1775 में हुआ था, और इनका जो समय है वो 1834 तक का है। इनका पेन नेम था एलिया। जैसे कि हम जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ चुके हैं, उन्हें जॉन सेंट जॉन नाम से उन्होंने अपने वर्क लिखे थे स्टार्टिंग में। तो चार्ल्स लैम्ब का जो पेन नेम था वो था एलिया। ये एलिया नाम से वर्क लिखते थे। इनका बर्थ हुआ था 10 फरवरी 1775 को, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी इनके जन्म का स्थान था क्राउन ऑफिस रो, द टेम्पल, लंदन, इंग्लैंड। और इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 27 दिसंबर 1834 को इनकी डेथ हुई थी। अराइज फेल ड्यू टू अ स्लाइट फॉल। ये एकदम से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और इन पर जो बुक लिखी गई थी लैम्ब पर, वो लिखी थी एडवर्ड वेरल का ल्यूकस द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो ये तो कुछ हमने चार्ल्स लैम्ब के बारे में देखा। अब इनके पेरेंट्स, फादर, मदर, वाइफ, सिस्टर, सब हम चर्चा करेंगे। तो इनके फादर जॉन लैम्ब थे और मदर एलिजाबेथ लैम्ब थी। फील्ड भी इनसे बोला जाता है सरनेम इनका। तो और सिस्टर इनकी मैरी लैम्ब थी, जो क्योंकि मैरी लैम्ब ने भी इनके साथ मिलकर वर्क किया था। इन्होंने शादी नहीं की थी। इनकी बिलेव्ड थी एन सिमोसन। इन्होंने सिर्फ उनके से प्यार करते थे ये एन सिमोसन से, लेकिन इन्होंने मैरिड जो की थी वो पाउन ब्रोकर से की थी, हिज बार्टन। तो ये तो हमने कुछ इनके परिवार के बारे में देखा है, इनके फादर, मदर और इनकी वाइफ के बारे में। और इन्हें जो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता था प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता था चार्ल्स लैम्ब को। क्यों? क्योंकि इन्होंने, और फादर ऑफ ऐसे किसे कहा जाता था? फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। चार्ल्स फादर ऑफ ऐसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, और प्रिंस ऑफ एसेइस्ट, इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। साउथे ने इनके बारे में कहा है कि ये क्या थे? एक्सटेंडेड ऑन द पैराफोर्स। चार्ल्स लैम्ब के पिता क्या थे? उनके पिता एक क्लर्क थे, लॉयर क्लर्क थे, वकील के यहाँ क्लर्क थे चार्ल्स फादर के पिता। और लैम्ब ने भी अपना कैरियर क्लर्क के रूप में शुरू किया था। कहाँ? ईस्ट इंडिया हाउस में। जो इंडिया में ईस्ट इंडिया हाउस था, उसमें इन्होंने क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया था। लेकिन ये क्या थे? प्रभावित थे हेरिडेटरी मैडनेस से। और ये मतलब इनके परिवार में एक बीमारी थी पागलपन की, मैडनेस की। तो ये भी उससे प्रभावित थे, और थोड़े दिनों के लिए इन्होंने एसाइलम में जाने पड़ा। एसाइलम वो स्थान होता है जहाँ ट्रीटमेंट के लिए रोगियों को अलग रखा जाता है, घर से अलग। और इनकी जो, लेकिन ये हमेशा पागल नहीं रहे और ये सही हो गए, तभी तो इन्होंने वर्क लिखा। जल्दी ही उस बीमारी से ठीक हो गए थे। लेकिन जो इनकी बड़ी सिस्टर थी मैरी लैम्ब, वो भी क्या हो गई थी? उसकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। तो वो भी क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। और उसने इस पागलपन ने अपनी माँ की ही मर्डर कर दिया था, माँ की ही हत्या कर दी थी मैरी लैम्ब ने। और लैम्ब ने इसके लिए अपने आप को क्या कर दिया था? सेक्रीफाइस किया था इसके लिए।
ही नेवर मैरिड, उन्होंने शादी नहीं की, बिकॉज ही फेयर्ड टू नॉट एबल टू मेंटेन बहन, क्योंकि वो जानते थे कि बहन को रखने में वो शादी के बाद में अपनी बहन को मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। तो ये थी कुछ हमने देखी उनकी शॉर्ट में बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपना लाइफ बिताई, अपनी जीवन में किस तरह से संघर्ष करना पड़ा उन्हें एक बीमारी के दौरान। लेकिन इनका जो नाम था, जो ये लिखते थे, इन्होंने अपने जो वर्क पब्लिश कराए थे मैगजीन में, तो वो इन्होंने एलिया नाम से पब्लिश कराए थे। और ये एलिया उन्होंने कहाँ से लिया था, जहाँ ये वर्क करते थे ईस्ट इंडिया हाउस में, वहीं एक फ्रेंड था उनका, तो उससे इन्होंने ये नाम लिया था। तो वो किस नाम से लिखते थे, एसे ऑफ एलिया नाम से, यानी प्रोज लिखते थे, एसे लिखते थे, और एसे ऑफ एलिया नाम से ही उनके एसे जाने जाते हैं। उन्होंने पोएम भी लिखी है और एक ड्रामा लिखा है जॉन वुडवेल। और उन्होंने जो शेक्सपियर की थी जो प्ले थे ट्रेजेडी और कॉमेडी प्ले, तो वहाँ से भी उन्होंने एक वर्क लिखा है ट्रेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एडवेंचर ऑफ यूलिसिस इन प्रोज में लिखा है इन्होंने। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं ईगोटिस्टिकल करके, और वो खुद भी कहते थे अपने ऐसों को, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई ऐसे, यानी मैं ही अपने क्या हूँ, ऐसे का जो है सब्जेक्ट हूँ। अपने ऐसों के बारे में जो उन्होंने निबंध लिखे थे उसके बारे में कहा करते थे वो, कि मैं ही क्या हूँ, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई ऐसे। तो मैं बोलने के साथ साथ आप इस लाइन को नोट भी कर सकते हैं इसे, कि वो क्या कहते थे, अपने आप को ही अपने ऐसे का सब्जेक्ट बताते थे। तो उनके कुछ वर्क हैं जिसके हम, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी तरह से हम वर्क को याद करना पड़ता है। तो इनके चार्ल्स लैम्ब के कुछ वर्क हैं जो एसे ऑफ एलिया में पब्लिश हुए थे, तो उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और आई होप कि उन्हें याद भी रखेंगे, क्योंकि जिसके बारे में ब्रीफ से बताना होगा, संक्षिप्त में कुछ बताना होगा, मैं आपको बताती चलूंगी साथ साथ। इसका हमारा वर्क है, इसका चार्ल्स लैम्ब के एसे ऑफ एलिया में जो एक कलेक्शन हुआ था, यानी एसे ऑफ एलिया क्या है, चार्ल्स लैम्ब के कलेक्शन है, उसमें मैंने संग्रह है एसेस का, और ये पब्लिश हुआ था 1823 में। 1823 में ये उनका वर्क एसे ऑफ एलिया पब्लिश हुआ था। लैम्ब के जो ऐसे थे वो पब्लिश हुए थे फर्स्ट अपीयर, यानी सबसे पहले पब्लिश हुए थे वो द लंदन मैगजीन में। लैम्ब के ऐसे द लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए थे। ही राइट्स अंडर स्यूडोनेम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एलिया नाम से लिखते थे। और ये एलिया जो लिया था इन्होंने बोरोड लिया था, कहाँ से लिया था, ओल्ड इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, यानी जहाँ ये वर्क करते थे वहीं से उन्होंने, एक जो इनका साथी था इटालियन क्लर्क, उससे लिया था ये नाम एलिया। तो इस कलेक्शन को मैं कुछ जो एसेज है इस कलेक्शन में वो इस प्रकार हैं, कुछ मैंने सभी जितने भी ऐसे इन्होंने इंक्लूड करे हैं, कोई 28 ऐसे इंक्लूड हैं ऐसे ऑफ एलिया में। तो मैं उनके लाइन बाय लाइन आपको नाम बताते जाऊँगी याद करने के पर्पज से, क्योंकि वर्क कभी कभी यही पूछता है कि इसमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब का है या कौन सा नहीं है। तो हमें मोस्टली राइटर ने जो वर्क लिखे हैं, इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, वो भी हमें याद होने चाहिए। तो इनका फर्स्ट है साउथ सी हाउस ऐसे ऑफ एलिया का, सेकंड है ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। 4 इनका वर्क है इसका द टू रेसेस ऑफ मैन, 5 न्यू ईयर्स ईव, 6 मिस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट, मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट, कैप्टर ऑफ आर्ट्स, ऑल फूल्स डे, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। ये वर्क आता है कभी कभी एग्जाम में, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, वैलेंटाइन डे, इम्परफेक्ट सिंपैथीज,
Witches and other night fairs, my relation. Witches and other night fairs, my relation. Macri and in Hertfordshire, modern gallantry, old branches of the inner temple, grace before meat, my first day. ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवाइवर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका, ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवाइवर। फिर आता है इनका डिस्टेंट कॉरस्पॉन्डेंस, द पेरिस ऑफ चिमनी स्वीपर्स, द पेरिस ऑफ चिमनी, द प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ए कंप्लेंट ऑफ द डिके ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस। फिर आता है ए डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैनर्ड पीपल ऑन सम ऑफ द ओल्ड एक्टर्स, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ऑन द एक्टिंग ऑफ मंडेन। ये कुछ वर्क थे जो उनके ऐसे ऑफ एलिया में कलेक्शन था इन ऐसे का। फिर उनका बाद में वर्क आता है, उसे बोलते हैं लास्ट ऐसे ऑफ एलिया। लास्ट ऐसे ऑफ एलिया भी क्या है, कलेक्शन है ऐसे का। ये सेकंड वॉल्यूम में ऐसे है, ये जो है लास्ट ऐसे ऑफ एलिया सेकंड वॉल्यूम है ऐसे का, और ये पब्लिश हुआ था 1833 में। और इसमें भी कुछ ऐसे इंक्लूड हैं जिनकी लिस्ट में आपको बता रही होगी। 10 साल बाद आया था, फर्स्ट हुआ था 1823 में, दूसरा हुआ था 1833 में। तो इसके वर्क है ब्लैक मूर इन एच शायर, पुअर रिलेशन, डिचेस थॉट ऑन बुक्स एंड रीडिंग, स्टेज इल्यूशन, टू द शेड ऑफ एलिस्टन, एलिस्टोनेया, द ओल्ड मार्गेट होए, द कॉन्वेलेसेंट, सैनिटी ऑफ ट्रू जीनियस, कैप्टन जैक्सन, द सुपर एनोटेड मैन, द जेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग, बेवराज, द टॉम्ब ऑफ द एबे, एमिकस रिडिबियस, सम सॉनेट्स और फिलिप सिडनी, न्यूज़पेपर 35 years ago, न्यूज़पेपर 35 years ago, baroness of the imaginative faculty in the production of Mozart, the wedding। फिर है रिजॉइसिंग अपॉन द न्यू ईयर्स कमिंग ऑफ एज, 21 आता है ओल्ड चाइना, 22 द चाइल्ड एंजल अ ड्रीम, 23 आता है इनका कन्फेशंस ऑफ ड्रंकार्ड, 23 कन्फेशन ऑफ अ ड्रंकार्ड। पॉपुलर फैलेसीज, टेल्स। अब आती है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर यानी शेक्सपियर की कहानियाँ। यह लिया था इन्होंने, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था 1807 में, और कलेक्शन है प्रोज टेल्स ऑफ द शेक्सपियर 20th प्ले। जो शेक्सपियर के 20 प्ले इन्होंने कहानियों के, प्रोज कहानियों के रूप में लिखे हैं। इट इज़ द कोलैबोरेटेड एडवेंचर ऑफ लैम एंड हिज सिस्टर मैरी लैम, और ये इन्होंने साथ मिलकर लिखे हैं, किसके, चार्ल्स लैम के और मैरी लैम, दोनों बहन भाई ने ये मिलकर लिखे हैं। इसमें लैम ने चार्ल्स लैम में जो लिखी हैं वो 6 ट्रेजेडीज लिखी हैं, जबकि उनकी बहन मैरी ने लिखी हैं 14 कॉमेडीज। यानी जो टेल्स ऑफ शेक्सपियर है वो 20 प्ले का कलेक्शन है, जिसमें 6 ट्रेजेडीज चार्ल्स लैम की हैं और 14 कॉमेडीज
उनकी बहन मैरी लैम की हैं। और ये चिल्ड्रंस बुक है, ये क्या है, बच्चों के लिए एक किताब है कहानियों की। और 20 प्ले लिए हैं इन्होंने कहानी के रूप में, मतलब जो प्ले थे उसे कहानी के रूप में इन्होंने लिखा है 20 प्ले को, जिसमें कॉमेडी की लिस्ट है जो मैरी लैम ने इंक्लूड की है। तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये टीजीटी के सिलेबस में भी पूछा जा सकता है। कोई आपको 3 प्ले दे देगा और एक दूसरा दे देगा, तो ये जो मैरी लैम का लिखा हुआ वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो उसमें कौन सा वर्क इंक्लूड नहीं है। तो ये जो 20 जो वर्क है 20 प्ले इंक्लूड है, तो आप थोड़ा सा इन्हें याद करके रखेंगे, याद करके चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो इसमें कॉमेडी में लिया है द टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम्स, द विंटर्स टेल, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिम्बलिन, आल्स वेल दैट एंड्स वेल, द टैमिंग ऑफ शिरू, द कॉमेडी ऑफ एरर, मीजर फॉर मीजर, 12th नाइट और पेरिकल्स, द प्रिंस ऑफ टायरे। तो ये कुछ 14 जो थी ये कॉमेडी उनकी बहन मैरी लैम ने लिखी थी, इंक्लूड है ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ने। चार्ल्स लैम ने उनकी ट्रेजेडी लिखी थी कहानी के रूप में, प्रोज के रूप में। तो इसमें जो चार्ल्स लैम की थी ट्रेजेडी, तो वो क्या थी, 6 ट्रेजेडी उन्होंने ली थी। तो पहली है किंग लियर, दूसरी मैकबेथ, तीसरी टैमन ऑफ एथेंस, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क और ओथेलो। तो ये ट्रेजेडी उन्होंने अपने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में इंक्लूड की थी। अब हम देखते हैं कि उनके बारे में क्रिटिक्स ने क्या कहा है, क्योंकि क्रिटिक्स से सभी के बारे में वर्क आता है कि क्रिटिक्स ने क्या कहा है। तो ये पीजीटी के राइटर हैं और पीजीटी में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है कि चार्ल्स लैम के बारे में या उनके वर्क के बारे में उन्होंने खुद क्या बोला है, क्या स्पीच दी है, क्या स्टेटमेंट दी है। तो फर्स्ट, जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये चार्ल्स लैम को किसने बोला है, कॉलरिज ने बोला है। जेंटल हार्टेड चार्ल्स ये कॉलरिज ने बोला है, एसटी कॉलरिज ने बोला है जॉन लैम, चार्ल्स लैम को। दूसरा, लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल, ये चार्ल्स लैम के लिए वर्ड्सवर्थ ने बोला है, लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल। फिर बोला है चार्ल्स लैम टू दोज हु नो दाई जस्टली डियर एंड रेयर्स जीनियस फॉर स्टैडलिंग वर्थ। तो चार्ल्स लैम नो दाई जस्टली, लंबा याद नहीं होता है तो दाई जस्टली डियर फॉर रेयर्स जीनियस, तो ये लाइन बोली है रॉबर्ट साउथ ने चार्ल्स लैम के लिए। फिर अगली लाइन थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, देयर आर एसेस्ट लाइक बेकन ऑफ मोर मैसिव ग्रेटनेस एंड अदर्स लाइक सर थॉमस ब्राउनी who can attain loftier heights of eloquence, but there is no other who has in an equal degree of power to charm। ये लाइन बोली है, कुछ लंबा सा स्टेटमेंट दिया है, आप इसमें से कुछ वर्ड निकाल लें, हाइट्स ऑफ इलोक्वेंस या डिग्री द पावर। तो ये लाइन बोली है ह्यूज वॉकर ने, ह्यूज वॉकर ने चार्ल्स लैम के लिए बोली है। 5 लाइन आती है, विलियम लेसी प्रेंट इज एन अफेक्टेड एरे ऑफ एंटीक्यू वर्ड्स एंड फ्रेज। तो ये लैम ने अपने लिए डिस्क्राइब किया है, तो या आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे इसे, विलियम लेसी प्रेंटेड एन इन एन अफेक्टेड एरे, ये चार्ल्स लैम ने अपने लिए खुद बोला है, अपने आप के लिए। 6 आता है, नो एसिस्ट इज मोर इगोटिस्टिकल देन लैम, बट नो इगोटिस्ट कैन बी आर्टलेस एंड येट सो आर्टफुल, सो टीयरफुल एंड येट सो मिर्थफुल, सो पीडांटिक एंड येट सो ह्यूमन। तो ये लाइन उनके लिए बोली है ई एल्बर्ट ने। ई एल्बर्ट ने हम सो पीडांटिक, सो टीयरफुल, सो आर्टफुल करके याद कर लेंगे
तो ई एल्बर्ट ने बोली है ये लाइन, ये स्टेटमेंट दिया है चार्ल्स लैम्ब के बारे में। फिर 7 उनका आता है स्टाइल इज अ मिक्सचर सर्टेनली ऑफ मैनी स्टाइल्स। हिज स्टाइल इज अ मिक्सर सर्टेनली ऑफ मैनी स्टाइल्स बट अ केमिकल्स नॉट अ मैकेनिकल मिक्सर। तो ये लाइन बोली है कॉम्पटन ब्रिकेट ने, किसके लिए? चार्ल्स लैम्ब के लिए। मिक्सर हिज स्टाइल इज अ मिक्सर सर्टेनली ऑफ मैनी स्टाइल्स किसने बताई है? कॉम्पटन ब्रिकेट ने बताई है चार्ल्स लैम्ब के लिए। अगली लाइन आती है इनकी, इट इज द प्रोज दैट लैम्ब द पोएट इज टू बी फाउंड। ये जॉर्ज सैमसन ने बोली है इनके लिए, क्या? इट इज इन प्रोज दैट लैम्ब द पोएट टू बी फाउंड। जॉर्ज सैमसन ने बोली है इट इज प्रोज लैम्ब द पोएट इज टू बी फाउंड। 9 लाइन बोली है एलियाज स्टाइल इज द only thing in prose that can be called absolutely perfect। तो ये लाइन बोली है जेसी पोवेज ने। जेसी पोवेज ने ये लाइन बोली है चार्ल्स लैम्ब के लिए। फिर 10 लाइन आती है टू लैम्ब हिज लंदन होम। टू लैम्ब हिज लंदन होम वाज अ ग्रेट एंड इंस्पायरेशन एज हिज मेंटेन होम टू वर्ड्सवर्थ। ये लाइन बोली है सैमसन ने चार्ल्स लैम्ब के लिए। टू लैम्ब हिज लंदन होम किसने बोली है? सैमसन ने बोला है ये चार्ल्स लैम्ब के लिए। 11 लाइन आती है लैम्ब हैड अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग द रीडर्स ऑन अ फॉल्स सेंट। ये बोली है अल्फ्रेड एंगर ने। अल्फ्रेड एंगर ने बोली है ये लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए कि लैम्ब हैड ए लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग द रीडर्स। 12 लाइन आती है इनकी ब्लो हिज क्वाइट हिज क्विटनेस एंड हिज ह्यूमर देयर लाइज अ जेनुइनली ट्रेजिक एलिमेंट। तो आप इसे ब्लो हिज क्विट से याद कर लेंगे, हिज क्विंटेंस है। ये लाइन बोली है पीटर ने, किसके लिए? चार्ल्स लैम्ब के लिए बोली है पीटर ने ये लाइन। फिर अगली लाइन आती है लैम्ब्स ह्यूमर हैज अ टिंग ऑफ सैडनेस इन इट। लैम्ब्स ह्यूमर हैज अ टिंग ऑफ सैडनेस इन इट। इट इज द ह्यूमर ऑफ अ डीपली सफरिंग सोल। ये लाइन बोली है एंगर ने। लैम्ब्स ह्यूमर हैज अ टिंग ऑफ सैडनेस इन इट किसने बोली है? एंगर ने बोली है ये लाइन चार्ल्स लैम्ब के लिए। फिर 14 लाइन आती है लैम्ब्स स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज द बेस्ट एक्सप्रेशन। ये लाइन है ह्यूज वॉकर की। लैम्ब्स स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच लाइन है ह्यूज वॉकर की। 15 लाइन आती है स्क्रॉनर ऑफ द फील्ड। स्क्रॉनर ऑफ द फील्ड ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है लैम्ब के बारे में। स्क्रॉनर ऑफ द फील्ड। और 16 और लास्ट लाइन बोली है चार्ल्स लैम्ब को ऑफ ऑल आवर इंग्लिश एसेइस्ट ही इज द मोस्ट लवेबल पार्टली बिकॉज हिज डेडिकेट ओल्ड फैशन्ड स्टाइल एंड ह्यूमर but more because of that cheery and heroic struggle against misfortune which shines like a subdued light in all his writings। ये लाइन बोली है W.J. लॉन्ग ने चार्ल्स लैम्ब के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने चार्ल्स लैम्ब को पूरा कवर किया। इनके एसे ऑफ एलिया में इंक्लूड वर्क टेल्स ऑफ शेक्सपियर और इनकी ब्रीफ में बायोग्राफी देखी। तो ये हमने कुछ रोमांटिक एज के राइटर कवर किए हैं जो हमारे टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में आते हैं। तो आगे भी हम विक्टोरियन एज को लेते हैं क्योंकि रोमांटिक एज के केवल 4 ही राइटर हैं जो हमारे पीजीटी के एग्जाम में आते हैं और हमने इनके बारे में इनके वर्क और इनकी बायोग्राफी वगैरह सारी डिस्कस की है। अभी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन राइटर यानी विक्टोरियन 1834 से एज शुरू हुई थी 1837 से, तो 1900 तक का 1857 तक वो एज शुरू हुई एज रही थी। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें
कौन कौन से राइटर हमारे पीजीटी के, एलटी के, जीआईसी के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, उनके राइटर के सारे वर्क और बायोग्राफी पर हम चर्चा करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से। विक्टोरियन एज के साथ मिलते हैं हम नई वीडियो में। बने रहें चैनल पर, चैनल को इसी प्रकार देखते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए।